आज बीए पार्ट सेकंड के अंतर्गत संसाधन भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी देंगे। संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन कैसे बनते हैं, संसाधनों का क्षेत्र क्या चीज़ है, संसाधनों को किस तरह से परिभाषित किया जाता है, इनके बारे में आज सामान्य जानकारी देंगे। मैं RC यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, आपको संसाधन के संबंध में आज मैं जानकारी देना चाह रहा हूँ। भूगोल एक व्यापक विज्ञान है जो प्रदेशों के अर्थ में स्थानीय विभिन्नताओं के अंतः संबंधों का विश्लेषण करता है। पृथ्वी पर जितने भी तत्व पाए जाते हैं उनको सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक भौतिक तत्व होते हैं और दूसरे मानवीय तत्व या सांस्कृतिक तत्व होते हैं। पहले नंबर भौतिक तत्व होते हैं, भौतिक तत्व, तथा दूसरे मानवीय या सांस्कृतिक तत्व होते हैं, मानवीय या सांस्कृतिक तत्व होते हैं। और संसाधन या संसाधन या रिसोर्स, पृथ्वी पर जो भी तत्व पाए जाते हैं दो प्रकार के, एक भौतिक तत्व होते हैं और दूसरे मानवीय या सांस्कृतिक तत्व होते हैं। भौतिक तत्व के अंतर्गत जितने भी पृथ्वी पर भौतिक चीज़ें पाई जाती हैं, चाहे मृदा हो, चाहे खनिज हो, चाहे महासागर हो, चाहे नदियाँ हो, चाहे प्राकृतिक वनस्पति हो, चाहे खनिज हो, चाहे कोई भी जो आपको अपन को दिखाई देते हैं वो प्राकृतिक या भौतिक तत्व के अंतर्गत आते हैं। उन भौतिक तत्वों का अध्ययन अपन भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं और इस भौतिक तत्वों का समस्त अध्ययन अपन भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। दूसरी मानवीय या सांस्कृतिक तत्व होते हैं, जितने भी जनसंख्या के संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, भवनों से संबंधित, निर्माण से संबंधित, ये व्यापार से संबंधित जितने भी ये तत्व होते हैं, ये मानवीय या सांस्कृतिक तत्व कहलाते हैं, जो मानव के द्वारा या मानव निर्मित होते हैं। इनका अध्ययन अपन मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार एक भूगोल की मुख्य शाखा भौतिक भूगोल है और दूसरी मुख्य शाखा मानव भूगोल कहलाती है। मानव भूगोल की प्रमुख शाखा आर्थिक भूगोल कहलाती है। मानव भूगोल के अंदर ही इसका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है और मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा आर्थिक भूगोल कहलाती है। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। इस आर्थिक भूगोल में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, इन सभी आर्थिक क्रियाओं का वर्णन किया जाता है, जिसमें संसाधन भी इसके अंतर्गत ही आते हैं। अब इस आर्थिक भूगोल की एक शाखा संसाधन भूगोल कहलाती है। आर्थिक भूगोल की एक शाखा संसाधन भूगोल है, जो समस्त संसाधनों, उनकी विशेषताओं, उनका उत्पादन, क्षेत्रीय वितरण तथा अन्य प्रतिरूपों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। आर्थिक भूगोल की एक शाखा होती है संसाधन भूगोल और जितने भी संसाधन हैं उनका उत्पादन से संबंधित, उनका वितरण से संबंधित, उनका उपभोग से संबंधित या उनका क्षेत्रीय वितरण से संबंधित, इन सभी का अध्ययन संसाधन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। आज सामान्यतः इन संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन का सामान्य अर्थ अपन आज बताएंगे कि संसाधन सामान्यतः अंग्रेजी के रिसोर्स शब्द से बना हुआ है। अंग्रेजी का शब्द है रिसोर्स, जो दो शब्दों से बनकर बना है, री प्लस सोर्स, री प्लस सोर्स, जिसमें री का अर्थ होता है, दो शब्दों री का अर्थ होता है दीर्घ अवधि के लिए तथा सोर्स का अर्थ होता है साधन, अर्थात ऐसे कि जो लंबी अवधि के लिए संसाधन बनते हैं, संसाधन या साधन बनते हैं, संसाधन कहलाते हैं। जिन पर दीर्घ अवधि तक मानव समाज निर्भर रहता है, संसाधन कहलाता है। कि ऐसे पदार्थ या ऐसी वस्तुएं जिनके ऊपर मानव लंबी अवधि तक निर्भर रहता है, संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ये संसाधन मानव के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। कई विद्वानों ने इन संसाधनों को अलग अलग तरीके से परिभाषित भी किया है। सबसे पहले अपन अगर बात करें
तो एक विद्वान हुए मेघनाल ने संसाधन की एक परिभाषा प्रस्तुत की है और उन्होंने बताया है कि प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जो प्रकृति के द्वारा प्रदान या प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं तथा मानव के लिए उपयोगी होते हैं। कि संसाधन वे चीजें हैं जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं तथा मानव के लिए उपयोगी होते हैं, संसाधन कहलाते हैं। ये मेघनाल ने बताया है। मेघनाल ने कहा है कि जो भी प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान किए जाते हैं, जो भी पदार्थ, जो भी वस्तुएं प्रकृति के द्वारा प्रदान की जाती हैं और मानव के लिए उपयोगी होते हैं, संसाधन की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद फीसर ने, दूसरे विद्वान हुए फीसर ने भी संसाधनों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने बताया है कि संसाधन कोई भी वस्तु, पृथ्वी पर पाई जाने वाली कोई भी वस्तु या पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं, मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करती है, मानवीय आवश्यकताओं की तथा मानव की इच्छाओं की पूर्ति करती है, संसाधन के अंतर्गत आती है या संसाधन कहलाती है। इस प्रकार फीसर ने कहा है कि संसाधन कोई भी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करती है, संसाधन के अंतर्गत आती है। इसके अलावा अलग अलग विद्वानों और भी कहा, किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी उपाय काम में लाए जाते हैं वे संसाधन कहलाते हैं। कोई भी उद्देश्य के लिए अपन कोई भी चीज को काम में लेने के लिए या किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई भी उपाय अपन काम में लेते हैं, उसी उपाय को संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है। इस संसाधन के अध्ययन की सामान्यतः दो विधियां मानी जाती हैं कि संसाधनों का अध्ययन अपन कैसे करें। तो इनकी सामान्यतः दो विधियां हैं। पहली विधि को क्रमबद्ध अध्ययन कहते हैं या इसको सिस्टमैटिक स्टडी कहा जाता है। क्रमबद्ध अध्ययन या क्रमबद्ध अध्ययन या सिस्टमैटिक स्टडी, क्रमबद्ध अध्ययन। और दूसरी होती है प्रादेशिक, 2 नंबर पे प्रादेशिक अध्ययन जिसको रीजनल स्टडी कहा जाता है। इस प्रकार संसाधनों के अध्ययन की दो विधियां होगी, एक क्रमबद्ध अध्ययन जिसको अपन सिस्टमैटिक स्टडी भी कह सकते हैं और दूसरा प्रादेशिक अध्ययन जिसको अपन रीजनल स्टडी कहा जाता है। अब क्रमबद्ध अध्ययन क्या चीज होती है और प्रादेशिक अध्ययन में क्या? क्रमबद्ध प्रणाली को की प्रकरण विधि, क्रमबद्ध प्रणाली को प्रकरण विधि भी कहा जाता है। इसे टॉपिकल मेथड या प्रकरण उपागम, ट्रॉपिकल अप्रोच भी कहा जाता है। क्रमबद्ध अध्ययन का दूसरा नाम प्रकरण विधि या टॉपिकल मेथड या प्रकरण उपागम, टॉपिकल अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक संसाधन का अलग अलग तरीके से अध्ययन किया जाता है कि कोई भी चीज़ है उसका अलग अलग तरह से अपन अध्ययन करते हैं। जैसे लोहे का अलग अध्ययन करेंगे, फिर पेट्रोलियम, तांबा, शीशा, जस्ता, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोई भी खनिज या कोई भी वस्तु उसका अलग अलग प्रकार से अध्ययन करते हैं। उसका अध्ययन को क्रमबद्ध नाम से जाना जाता है। जितने भी इसमें कि उनका जैसे लोहा है, लोहा का उत्पादन कहाँ हो रहा है, उसका वितरण कहाँ पे है, कौन सी चीज़ में इसका उपयोग किया जाता है, लोहे के बारे में अपन पूर्ण अध्ययन किया। उसके बाद में अपन तांबे का अध्ययन करेंगे, तांबे के बाद में मालूम उसका पूरा अध्ययन करने के बाद में शीशा, शीशे के बाद जस्ता, तो एक एक चीज़ का अपन क्रम से अध्ययन करते जाते हैं। ऐसे अध्ययन को क्रमबद्ध अध्ययन कहा जाता है। और यह अध्ययन क्रमबद्ध या सिस्टमैटिक या प्रकरण या ट्रॉपिकल या
टॉपिकल अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। इस विधि में प्रत्येक संसाधन का अलग अलग अध्ययन किया जाता है, जैसे लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, तांबा, जस्ता, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम आदि, और इनका उत्पादन से संबंधित, इनके उपभोग से संबंधित आदि का अध्ययन सिस्टमेटिक ढंग से किया जाता है। दूसरा प्रादेशिक अध्ययन, जिसमें प्रदेश को एक अध्ययन की इकाई माना जाता है। कोई भी एक प्रदेश को, उस प्रदेश को एक अध्ययन की इकाई मान लिया जाता है, और इस प्रदेश के पूरे प्रदेश की इकाई को एक अध्ययन की इकाई मानने के बाद वहाँ जो भी संसाधन पाए जाते हैं, उन संसाधनों का फिर अपन वर्णन करते हैं, तो उसे प्रादेशिक या रीजनल स्टडी कहा जाता है। इसके अंतर्गत किसी एक प्रदेश के भी सभी संसाधनों का वर्णन किया जाता है, कि कोई भी, जैसे मान लो राजस्थान का एक प्रदेश है, या गंगा का मैदानी क्षेत्र है, या अरावली पर्वतीय प्रदेश है, या हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, तो ये एक प्रदेश हो गया। उस प्रदेश को एक इकाई माना जाता है, और उस क्षेत्र में जो भी संसाधन पाए जाते हैं, उन संसाधनों का फिर सभी का अध्ययन किया जाता है, उसको प्रादेशिक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। उस प्रदेश के खनिजों के बारे में, उस प्रदेश के शक्ति संसाधनों के बारे में, उस प्रदेश के जैविक संसाधनों के बारे में, उस क्षेत्र की फसलों के बारे में, जल संसाधन आदि का अध्ययन किया जाता है, वो प्रादेशिक अध्ययन के अंतर्गत आता है। इस प्रकार संसाधनों के अध्ययन की दो विधियां बताई अपने, कि एक होती है क्रमबद्ध अध्ययन या सिस्टमेटिक, जिसमें प्रत्येक एक एक वस्तुएं ली जाती हैं या एक एक संसाधन लिए जाते हैं और उनके बारे में पूरी अध्ययन किया जाता है। दूसरा प्रादेशिक या रीजनल स्टडी कहते हैं, उसमें कोई भी एक प्रदेश को एक इकाई माना जाता है, और उस प्रदेश में जितने भी संसाधन पाए जाते हैं, उन संसाधनों का अपन सामान्य तरीके से, जो भी चीज़ें हैं उसमें जितने भी संसाधन पाए जाते हैं, उन संसाधनों का अपन अध्ययन करते हैं। इस रीजनल या प्रादेशिक अध्ययन में भी दो तरीके से अपनाए जाते हैं। एक रूपात्मक प्रादेशिक अध्ययन या फॉर्मल रीजन स्टडी कहा जाती है, और दूसरा कार्नोपैक्सी प्रादेशिक अध्ययन या फंक्शनल रीजनल स्टडी कहा जाता है। प्रादेशिक अध्ययन में एक ऐसी स्टडी जिसमें अपन किसी भौतिक तत्व का अध्ययन करते हैं, जितने भी प्राकृतिक पदार्थ पाए जाते हैं या प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर जो समानता पाई जाती है, उसका अध्ययन करते हैं, उसको रूपात्मक प्रादेशिक अध्ययन के अंतर्गत माना जाता है, जिसमें मिट्टी, खनिज, वर्षा या वन आदि जिसमें समानताएं पाई जाती हैं, कि ऐसा क्षेत्र या ऐसी संसाधन जो प्राकृतिक रूप से लगभग एक सी पाई जाती हैं, उसे रूपात्मक प्रादेशिक अध्ययन के अंतर्गत आता है। कि कौन से प्रदेश में, जैसे कहाँ पे मिट्टी से संबंधित समानता हो, कहीं पे अपन को खनिजों से संबंधित समानता पाई जाती हो, कहीं खनिज वर्षा से संबंधित समानता हो, कहीं वनों से संबंधित समानता हो। अगर अपन देखें तो गंगा का मैदान, तो गंगा के मैदान का एक अलग तरह से प्राकृतिक चीज़ें पाई जाती हैं, तो गंगा के मैदान का अलग से अध्ययन कर लिया आपने। फिर जैसे मान लो रूहर क्षेत्र, रूहर में खनिजों का अलग पाया जाता है। यांगटीसिकियांग क्षेत्र, मिसिसिपी डेल्टा क्षेत्र, भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, तो ऐसा प्राकृतिक समानताएं पाई जाती हैं, उनका अध्ययन करते हैं। उस अध्ययन को अपन रूपात्मक प्रादेशिक अध्ययन या फॉर्मल रीजनल स्टडी के अंतर्गत माना जाता है। दूसरा होता है कर्मोपक्षी प्रादेशिक अध्ययन या फंक्शनल रीजनल स्टडी कहते हैं। फंक्शनल रीजनल स्टडी जो मानव निर्मित ऐसा क्षेत्र जिसमें मानवीय क्रियाएं लगभग समान सी पाई जाती हैं, या मानव निर्मित या सांस्कृतिक चीज़ें समानता के रूप में होती हैं, उस प्रदेश का अलग तरह से अध्ययन करते हैं, वो कर्मोपक्षी प्रादेशिक अध्ययन कहलाता है। जैसे अपन चलें
बम्बई, अहमदाबाद औद्योगिक प्रदेश, तो अपन देखेंगे कि सूती वस्त्र के कारखाने सूती वस्त्र के हैं, जिसमें एक सी समानताएं पाई जाती हैं। फिर अगर चलें लोरेन क्षेत्र में चले जाएं तो लोरेन में निर्माण उद्योग की सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अगर अपन झील प्रदेश में मिसिसिपी, मिसौरी, मिशिगन, ह्यूरिन, इरी, जिसको झील प्रदेश कहते हैं, तो झील प्रदेश में जाएं अलग ही तरह की विशेषताएं पाई जाएंगी। तो ऐसी स्टडी को कर्मोपक्षी या फंक्शनल रीजनल स्टडी के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से प्रादेशिक अध्ययन को भी दो एक प्राकृतिक चीज़ों की समानता के आधार पर और दूसरा मानवीय समानताओं के आधार पर भी अपन अध्ययन करते हैं, जिसमें प्राकृतिक समानताएं पाई जाती हैं। प्राकृतिक समानताओं में मिट्टी से संबंधित भी हो सकती हैं, खनिजों से संबंधित भी हो सकती हैं, या वर्षा से संबंधित भी हो सकती हैं, प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित भी हो सकती हैं। कई तरह की जिसमें प्राकृतिक समानताएं पाई जाती हैं, उनका अलग तरह से अध्ययन करते हैं। कुछ मानवीय समानताएं पाई जाती हैं। अपन जाएंगे कि समुद्र तटों पे गए, साफ जलयान उद्योग मिलेंगे। बम्बई, दिल्ली कपास क्षेत्र में गए, सूती वस्त्र के कारखाने मिलेंगे। कई इंजीनियरिंग के कारखाने मिलेंगे। तो इस तरह से जहाँ मानवीय समानताएं पाई जाती हैं और दूसरी प्राकृतिक समानताओं के आधार पर भी इनका स्टडी की जाती है। अब इन संसाधनों के अध्ययन के क्षेत्र भी अलग अलग होते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन, भाई कौन सी, कई तरह के संसाधन होते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों में अपन वायु ले सकते हैं, सौर ऊर्जा ले सकते हैं, भूमि ले सकते हैं, भूमि से मृदा ले सकते हैं, नदियाँ ले सकते हैं, झील, तालाब, सागर, महासागर आदि सारी प्राकृतिक वनस्पतियाँ, जल, ये सारे प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जितने भी अपन को देखते हैं ये सारे प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। कुछ मानवीय संसाधन होते हैं जिनमें अपन जनसंख्या जितने भी मानव संसाधन मानवीय के अंतर्गत आता है, जिसमें जनसंख्या है, शारीरिक शक्ति है, अपना स्वास्थ्य कैसा है, स्वास्थ्य से संबंधित है, उसकी मानसिक क्षमता कैसी है, ये स्वास्थ्य संबंधित, उसकी पूंजी, उसकी संस्कृति, जनसंख्या, शारीरिक शक्ति, ये सारी मानवीय संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। और संसाधनों के अध्ययन के दो तरीके हो गए, एक प्राकृतिक संसाधन हो गए और दूसरे मानवीय संसाधन कहलाते हैं। अब इन संसाधन को भी कई तरह से बांटा गया है कि संसाधन कैसे बनते हैं, संसाधन किस तरह से आते हैं। कि पृथ्वी के धरातल पर लाखों करोड़ों वर्षों से कई तरह के पदार्थ या तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं, परंतु जब तक मानव उन संसाधनों का उपयोग नहीं लेता, जब तक मानव के लिए वो उपयोगी नहीं होते, तब तक उनको संसाधनों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। जब तक कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ मानव के लिए उपयोगी होती है, मानव उसको काम में लेता है और अपना जीवन स्तर को बढ़ाता है, उसके बाद ही वो संसाधन बनता है। और इस संसाधनों को कार्यात्मक रूप में भी कहते हैं, क्योंकि मानवीय इच्छाओं की संतुष्टि करते हैं। कार्यात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि मानवीय इच्छाओं की संतुष्टि करते हैं संसाधन, तथा मानव के लिए कल्याणकारी होते हैं। कि मानव के लिए कल्याणकारी और मानव की इच्छाओं की संतुष्टि करते हैं, इसीलिए संसाधन कहलाते हैं। जब तक मानव की इच्छाओं की संतुष्टि नहीं करते या मानव के लिए कल्याणकारी नहीं थे, लाखों वर्षों से कोयला, पेट्रोल भूगर्भ में जमा हुआ था, मानव के किसी तरह से कोई काम नहीं आ रहा था, तो उसको संसाधनों की श्रेणी में नहीं रखा गया था। परंतु जो ही ये चीज़ें मानव के लिए उपयोगी, मानव के लिए कल्याणकारी या मानव के लिए संतुष्टि देने वाली हुई और ये संसाधन की श्रेणी में आने लगी। संसाधनों का निर्माण मानव के प्रयासों से होता है। कि कोई भी संसाधन बनता है मानवीय प्रयास से बनता है, अपना आप में कोई संसाधन नहीं बनता। जो ही मानव उनको बनाने में अपना सहयोग करता है, उनको प्रयास करता है, तो संसाधन बनने लग जाते हैं। जैसे बहुत सालों से नदी बह रही है, नदी में पानी जा रहा है,
परंतु किसी तरह से कोई चीज़ नहीं। और जो ही मानव ने उसमें बिजली पैदा करना शुरू कर दिया और वो जल संसाधन एक बिजली के रूप में, संसाधन के रूप में परिवर्तित हो गया। भूगर्भ में कोयला पड़ा हुआ था लाखों वर्षों से, जो ही मानव ने काम में लिया संसाधन बन गए।